हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने MPS 003 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसीलिए मुझे लेट नाइट आप सभी के लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी। एक तो ये पुलिस वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि भाई भारतीय शासन में इसकी क्या भूमिका है। ये भूमिकाएं भी कई तरीके से आपसे पूछी जा रही है, ऐसे इन 6 टॉपिक के ऊपर है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इन 3 टॉपिक को विशेष रूप से तैयार करना है। कार्यपालिका के संदर्भ में पुलिस की क्या भूमिका है, विधायिका के संदर्भ में क्या है और न्यायपालिका के संदर्भ में क्या है। तो हम इस वीडियो में इसका पूरा का पूरा आंसर समझेंगे। सबसे पहली बात, पुलिस शब्द जो है वो किस तरीके से कार्यरत है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। और इसके बाद में और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आप सभी के लिए रात को 4 वीडियो आएगी। इसके अलावा अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो मॉर्निंग में आप सभी के लिए वीडियो आ जाएगी, आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए यही है कि पुलिस क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पुलिस क्या है। पुलिस एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा किया गया एक उपबंध है जो कि देश की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई है। अगर हम देखें भारतीय शासन व्यवस्था में तो शुरू से ही एक ही सेना हुआ करती थी जो कई बारी युद्ध के समय में काम आती थी और देश की आंतरिक व्यवस्था को भी देखती थी। परंतु इसकी वजह से हमें हमारे जो खर्च है, जो राजस्व है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। इसीलिए हम देखेंगे आगे, एक तो मौर्य साम्राज्य में पुलिस बल का, अगर हम देखें मुगल काल में भी पुलिस बल का, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के काल में भी, शासन काल के अंदर भी पुलिस का अगर इतिहास देखें हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखें तो भाई नागरिकों के लिए कोतवाली व्यवस्था पहले चला करती थी, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई भी समस्या होती थी जो देश की आंतरिक होती थी, अगर वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से राजा के पास नहीं जा पाता था तो वो इन कोतवाली के थ्रू अपनी जो भी कंप्लेन है उसको दर्ज करवा सकता था। अगर हम बात करें आगे चलकर अंग्रेजों के शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में 1861 में पुलिस अधिनियम पारित हुआ और इसके तहत यहाँ पर स्थायी रूप से भारतीय जो पुलिस व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई। लेकिन अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो पुलिस थी उसके अंदर भारतीय मूल के भी और जो साथ ही साथ में जो अंग्रेजी मूल के दोनों तरह के लोग शामिल होते थे। परंतु जैसे जैसे आगे समय बीतता गया उसमें अंग्रेजी मूल के जो पुलिस थे, आपने मंगल पांडे फिल्म भी देखी होगी, उसके अंदर भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस तरीके से जो अंग्रेजी पुलिस बल थे उनके लिए श्रेष्ठता का भाव धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ अगर हम देखें आधुनिक समय में पुलिस जो प्रशासन है वो एक उसका महत्वपूर्ण भाग बन चुका है और इसके संचालन के लिए पुलिस को कई सारे अधिकार भी दिए गए हैं। पुलिस अगर हम देखें ना केवल वो प्रशासनिक कार्यों में बल्कि देश की सुरक्षा में भी, देश के आंतरिक मामलों में भी अपनी एक मुख्य भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें पुलिस वाले तत्कालीन कानून के अनुसार आपराधिक मामलों की जांच कर सकती है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, पुलिस को ये पावर दे रखी है कि हमने तत्कालीन मामलों में कि भाई उनकी ये क्या कर सकती है, कोई भी मुद्दा हुआ है तो उसकी ये जांच कर सकती है। इसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राज्य में पुलिस अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया गया। क्योंकि अंग्रेज़ों में जो श्रेष्ठता का भाव था और साथ ही साथ जो है पुलिस बलों को भी सीमित कर रखा था, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। लेकिन अब देश की अगर हम देखें कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षात्मक आंतरिक रूप से उसमें पुलिस का एक महत्वपूर्ण रोल है आज के समय में। तो भाई आगे चल के राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की गई है और संविधान के अंदर भी पुलिस की जो शक्तियाँ थी उसके अंदर कई सारे संशोधन किए गए। अगर हम इसके बाद की कहें तो आपकी बुक, आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे, बुक में आपका 115 पेज नंबर पे डायरेक्टली लिखा हुआ है पुलिस के सामने कुछ समक्ष चुनौतियां हैं। तो भाई पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे एक चुनौती की बात करें तो आतंकवाद, उग्रवाद के आंदोलन है। सबसे सिंपल मैं आपको बताऊंगा,
पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए धार्मिक संवाद में वृद्धि। यानी धार्मिक संवाद का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे गुट हैं, उन्होंने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्मों को कुचलना शुरू कर दिया है, या अपने धर्म को श्रेष्ठता के भाव उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। उस समय आंतरिक रूप से देश के आंतरिक लोगों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अलावा शासन व्यवस्था में अगर बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन या कोई भी है, उनको सुरक्षा देने का ये कार्य करते हैं। इसके साथ साथ कई सारी चुनौतियां पुलिस के सामने बताई गई है, वो आप एक एक लाइन की अगर आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय शासन में पुलिस की भूमिका। 3-4 जगह पर आप लोगों को पढ़ना है, वो चारों के चारों हम आपको बता देंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को लिखना है। शासन में पुलिस की भूमिका, तो आप सभी को अभी से मैं काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि शासन के अंदर पुलिस की एक खास भूमिका है। वो देश के अंदर आंतरिक मसले जो है उसको अच्छी तरीके से निष्पादन का या निपटारे का कार्य करती है। भारत में पुलिस का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, यानी काफ़ी बड़े संदर्भ में होता है। उन्होंने असहयोग व्यवहार अक्सर उसके ऊपर, जो पुलिस कई बारी ऐसे बिहेवियर भी रखती है लोगों के प्रति, और उसी वजह से पुलिस के ऊपर, पुलिस के अधिकारों के ऊपर सवाल आ जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के मामले में आज हम दिखाई दे, या फिर इसके अलावा पुलिसों की मनमानी होती है, या पुलिस के द्वारा जो भी घूस या जो भी आप कहो कि भाई भ्रष्टाचार किया जाता है, उसके संदर्भ में राजनीतिक दल अथवा जो उनके गठबंधन होते हैं अपने राजनीतिक प्रतिबंधियों के लिए पुलिस का प्रयोग करते हैं। कई बारी आप सभी को ध्यान रखना है, जो भी लीडिंग पार्टी होती है, जो भी शासन व्यवस्था में होती है, वो अपने अपोनेंट पार्टियों के लिए, दूसरों के लिए अपने पुलिस को अपने हिसाब से कार्य करती है। जैसे आप देख सकते हैं राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण होता है पुलिस के ऊपर, और ये राज्य सरकार क्या करती है, अपनी इच्छा अनुसार इसको यूज़ करती है। कई बारी दंगों को नियंत्रण करने में भी इस पुलिस का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। पुलिस सांप्रदायिक दंगों से पूर्व या दंगों के बाद में जो भी दोषी व्यक्ति होता है उसको पकड़कर देश के अंदर आंतरिक व्यवस्था को दोबारा से अच्छे से बहाल करने में मदद करती है। पुलिस अपना पूर्वाग्रह लिंग व निम्न जाति के प्रति प्रदर्शित करती है, यानी अपना जो भी बिहेवियर है वो लोगों को समतुल्य बनाने की कोशिश करती है। कहीं भेदभाव हो रहा है तो पुलिस वाले वहाँ पर एक्शन में आते हैं और वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों का अगर हनन, न्यायालय तो सिर्फ आप लोगों के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन उस ऑर्डर को कैसे लागू किया जाएगा ये हमारी जो पूरी की पूरी सिस्टम, पुलिस सिस्टम है, यही इसको लागू करवाती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ इस कारण पुलिस जो है प्रशासनिक व्यवस्था में एक खास ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, और हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो पुलिस की हम बहुत ज़्यादा ऋणी है, क्योंकि देश के अंदर आर्मी बाहरी आक्रमण से हमारे देश की सुरक्षा करती है, लेकिन आंतरिक रूप से देश को चलाना एक विविधता वाले देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होता है। कुछ स्वतंत्र संगठन जो है उससे हमें पता चलता है कि पुलिस जो है वो राज्य की कई बार मनमानी जो हरकतें हैं उस पर रोक लगाने में पुलिस जो है वो अंकुश नहीं होता, राज्य के ऊपर पुलिस अपना नियंत्रण नहीं कस पाती, बड़े बड़े आला अधिकारियों पे नहीं कस पाती, और कई बार क्या है कि जो भी इसके पीछे जांच होती है कि कोई भी एक मुद्दा होता है तो उसमें पुलिस कई बार विफल भी दिखाई देती है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। इसके बाद में आप लोगों का अगला नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका के संदर्भ में। तो भाई कार्यपालिका के संबंध में आप लोगों को कुछ पॉइंट याद रखना है कि भाई आपातकाल पर, आपातकाल आपको पता है कि 25-26 जून के लगभग में 1975 में लगाया गया था। 1975 में जून के मंथ में लगाया गया था, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा इसको। अच्छा, तो इसमें आपातकाल जब हम देखते हैं लगता है तो उस समय जो है इंदिरा गांधी और उसके जो भी लीडरशिप में थे उन सब ने अपने जो पावर्स का उसका दुरुपयोग किया था। पुलिस को भी इस तरीके से यूज़ किया था जनता को वायलेट करने के लिए, जनता के ऊपर हिंसा बढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों को संजय गांधी का कॉन्सेप्ट याद हो, वो रूलिंग पार्टी में ना होते हुए भी, क्योंकि उनका इंदिरा गांधी का वो पुत्र था तो उसने जबरन नसबंदी करवाई थी। तो पुलिस कई बारी हम क्या देखते हैं कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाने में कई बारी नाकामयाब दिखती है, और कार्यपालिका जो नियंत्रण है उसका पुलिस के ऊपर में डायरेक्टली दिख जाता है। इसके बाद में शाहजहां आयोग ने ये टिप्पणी कही थी आपातकाल के बाद में कि भैया हमें पुलिस की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने चाहिए, नहीं तो इसको ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी। आगे चल के धर्मवीर जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया, और जो ये पुलिस आयोग है ये क्या करती है, ये स्वायत्त रूप से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ 2 सिफारिश प्रमुख है। पहली बात तो जो भी इस
राष्ट्रीय पुलिस आयोग का अध्यक्ष होता है, उसको 4 वर्षों के लिए चुना जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। साथ ही साथ राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है और ये जो है राज्य मंत्री हैं, सुरक्षा जो भी राज्य मंत्री होते हैं वो इसकी कार्यवाही को देखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक कानूनी कार्यपालिका का एक तरीके से मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है। जो भी वहाँ से निर्णय आता है तो पुलिस जो भी है वो निर्णय को लागू करवाने की कोशिश करती है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों के हस्तांतरण का निर्णय राज्य सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, यानी कहाँ पर सुरक्षा लगाई जाएगी, पुलिस को कितने अधिकार दिए जाएंगे, कब पुलिस क्या निर्णय लेगी, ये इन्हीं के द्वारा तय किया जाता है। तो आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को ये लिखना है, कम से कम ये कुछ चीज़ें तो आप लोगों को प्रिपेयर करके जानी है अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हो। विधायिका के संबंध में क्या है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पता है विधायिका सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसको संविधान में संशोधन करने का और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और इसीलिए इसको कुछ खास व्यवस्थाएं मिलती है। अगर कोई भी सांसद है या फिर कोई भी विधायी व्यक्ति है, अगर वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो भाई उसके लिए कुछ विशेषाधिकार, विशेष चीज़ें की जाए, ये पुलिस वालों का कर्तव्य बन जाता है। और उनको अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे विधायिका जो है कि वो क्या कर सकती है, पुलिस अगर ठीक ढंग से कार्य नहीं करती तो उन्हें दंड दे सकती है, उसका ट्रांसफरेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री के तौर पे किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा या फिर जो भी सांसद लोग हैं अगर वो पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे तो उनका आदर किया जाएगा। विधायी सदस्यों को पुलिस प्रशासन द्वारा अनुचित मांगों की आंख के प्रति असमानता पैदा करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बारी जो भी सांसद होते हैं, नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, पुलिसों से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांगते हैं, जिसकी वजह से जनता में ये अभाव पैदा हो जाता है कि भैया उनके लिए तो एक्स्ट्रा किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1979 में देशव्यापी पुलिस आंदोलन हुआ हरियाणा में यातायात पुलिसकर्मी के द्वारा, और इसके बीच में विधायकों के बीच में, दोनों के बीच में विवाद हुआ था इस बीच में। और कई बारी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध जो है नेताओं के बीच में और पुलिस वालों के बीच में नाजुक रहता है, क्योंकि कई बार नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में पुलिस वाले उस पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ न्यायपालिका के संदर्भ में भी हम समझ लेंगे, पुलिस का न्यायपालिका के साथ में बहुत ही सूक्ष्म समझौता है या बहुत ही सूक्ष्म संबंध है। पुलिस कई बार हम देखते हैं न्यायपालिका पर, लोग बाग अगर हम देखें न्यायपालिका पर बहुत कम विश्वास करती है, बल्कि सबसे ज़्यादा किस पे विश्वास करती है, पुलिस पे बहुत कम विश्वास करती है, न्यायपालिका पर ज़्यादा विश्वास करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पुलिस के अधिकारी जो है उनके द्वारा कोई भी समीक्षा, उनके सामने कोई भी सबूत जो है वो प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। अगर किए भी जाते हैं तो पुलिस वाले के सामने वैलिड नहीं होगा, वो कोर्ट में किया जाएगा। न्यायालय में पुलिस पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जैसे वारंट के बगैर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उसे 24 घंटे तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाएगा। इस अवधि के बीच में उसे किसी भी एक न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो पुलिस अधिकारियों में नियत गिरफ्तारी का जो प्रतिबंध है, वो अगर हम देखें तो हमें एक केस में दिखता है कि भैया कब आप लोग पुलिस अधिकारी जो है वो न्यायालय के, अगर न्यायालय के जो लोग हैं वो भी गलत कार्य करते हैं तो कैसे उस समय गिरफ्तारी की उनको क्या क्या पावर्स मिलती है, इसके बारे में। इसके अलावा जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि गिरफ्तारी मात्र इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करना कानूनी न्याय संगत है, लेकिन उन्हें दंड देने का अधिकार पुलिस वालों को नहीं होता। सिर्फ वो गिरफ्तारी करेगी और गिरफ्तारी करने के बाद में उसे कैद में रखेगी, जैसे जैसे उसको पेश करना होगा कोर्ट में जिस भी हिसाब से वो उसमें पेश करती रहेगी। भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस के ऊपर बार बार ये आरोप लगाया कि कई बार ये लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। तो नाउ यहाँ पर यही क्वेश्चन था आप सभी के लिए। आई होप आप आज इस वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ वेरियस लिंक है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जैसी आप लोगों के लिए आए आप लोग उसका लाभ ले सकें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।